नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की खबर के साथ में। दरअसल उत्तरकाशी से हादसे की खबर सामने आई थी। 5 महिलाएं मिट्टी धंसने की वजह से मलबे में दब गई थी, जिसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए भेजा। तो उत्तरकाशी के फितारी गांव में बीते दिन मनरेगा में काम कर रही 5 महिलाएं मिट्टी धंसने की वजह से मलबे में दब गई थीं। इस घटना की सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने देर न करते हुए अपना सरकारी हेलीकॉप्टर तुरंत उत्तरकाशी भेज दिया। घायल महिलाओं को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। 5 महिलाओं में से एक महिला की अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि अन्य का उपचार एम्स में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर के मंथन किया गया। किस तरह से उत्तराखंड में विकास की गति को आगे बढ़ाना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून 2022 से आगे बढ़ाने का भी अनुरोध किया और उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किए जाने का भी अनुरोध किया। साथ ही सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से मानसखंड मंदिर माला मिशन को स्वीकृति देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप से हवाई सेवाओं के जल्द संचालन के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किए जाने के साथ ही टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर धारिता में यूपी के 25% अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानांतरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन से उत्तराखंड स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों में चौमुखी विकास कर रहा है। उनकी अपेक्षा के मुताबिक साल 2025 में राज्य के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। अब बात जीएसटी को लेकर के भी कर लेते हैं। दरअसल जीएसटी को लेकर डेडलाइन खत्म होने से उत्तराखंड सरकार परेशान नजर आ रही है। जुलाई में अब यह खत्म हो जाएगी, जून के महीने में खत्म हो जाएगी। जुलाई से केंद्र सरकार के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार को दी जा रही थी वो नहीं मिल पाएगी, लिहाजा सरकार पर बजट का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो केंद्र की ओर से लागू की गई जीएसटी से राज्यों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र की ओर से जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य को दी जा रही है। राज्यों को भी जीएसटी प्रतिपूर्ति अभी तक मिल रही थी, जो जून 2022 में यानी कि इसी महीने खत्म हो रही है। जीएसटी प्रतिपूर्ति आगे भी उत्तराखंड राज्य को मिलती रहे, इसके लिए राज्य की ओर से जीएसटी काउंसिल के आगामी मीटिंग में केंद्र से मांग की जाएगी। वित्त सचिव सौजन्या ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आगामी मीटिंग के लिए विभाग की तैयारी पूरी हो रही है। राज्य की ओर से वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अपनी बात को रखेंगे। जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन है वो 14% राइज पे हमें कॉम्पनसेशन दे रहे थे, वो जून 2022 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो उस पे जो स्टेट लेवल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा जीएसटी काउंसिल। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर देहरादून में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया। उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया गया।
बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि मुखर्जी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। आज जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं उसका सपना मुखर्जी ने साकार किया। आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही उन्हीं की प्रेरणा, त्याग और समर्पण की देन है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, उस परमिट को समाप्त हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पूरी कल्पना को लेकर जिस प्रकार का मोमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ, निश्चित रूप से आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं कि आज आपका जो दिखाया हुआ संकल्प था, वो संकल्प आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरा करने की तरफ हम बढ़े हैं। तो आज इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बने। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनडीए सरकार अब अपने आखिरी दिन गिन रही है। और इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत योग नीलियम संस्थान के कार्यक्रम के सिलसिले से अल्मोड़ा पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में पैदा हुए सियासी संकट के बीच ये बड़ा बयान दिया। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कर देश को आगे बढ़ाया है, जिससे हर व्यक्ति आज बीजेपी की सरकार चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता भी बीजेपी की सरकार चाहती है। और मुझे लगता है कि वहाँ जो जिस तरह का सीन सामने आ रहा है, और मुझे लगता है कि आज लोग भाजपा को वहाँ भी चाहते हैं। निश्चित है कि जिस तरह मोदी जी ने पूरा देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया है, तो हर जन चाहता है कि हर जगह भाजपा हो तो हमारे हाथों को मजबूती मिलेगी और अपना भी विकास होगा। तो ये आम जनता आज देश की चाहती है और वही वहाँ भी चाहते हैं, सब जगह चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ जो जिस तरह का सीन सामने आ रहा है, और मुझे लगता है कि आज लोग भाजपा को वहाँ भी चाहते हैं। निश्चित है कि जिस तरह मोदी जी ने पूरा देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया है, तो हर जन चाहता है कि हर जगह भाजपा हो तो हमारे हाथों को मजबूती मिले। उधर संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक कैसे पहुंच सके, इन तमाम मसलों पर चर्चा की गई। डॉक्टरों की कमी को लेकर के बात की गई। आउटसोर्स पर डॉक्टरों की नियुक्ति कैसे होगी, इन तमाम बातों पर इस बैठक में मंथन किया गया। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और सुदृढ़ किए जाने के लिए अलग अलग फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का वादा किया है, लेकिन वर्तमान में चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी भंडारी ने निर्देश दिए कि आउटसोर्स से चिकित्सकों की तैनाती की जाए, जिनका भुगतान खनन न्यास निधि से किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को देखते हुए समिति ने अस्पताल में 3 वार्ड बॉय और 3 सफाई कर्मियों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। साथ ही डीएम ने आउटसोर्स से तत्काल इनकी तैनाती के निर्देश दिए। अस्पताल में उपकरण क्रय किए जाने के लिए, यानी कि जो अस्पताल से डॉक्टरों से जुड़ा हुआ सामान है उसको खरीदने के लिए अनटाइड फंड से 5 लाख दिए जाने की स्वीकृति भी डीएम के द्वारा दी गई है।
जिसमें टनकपुर की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी डॉक्टर, चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब और रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इसमें जो यहाँ की कंडीशन है, काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, बट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है उनको दूर करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन, उनको हम ज़िले से ही प्रबंध करेंगे उनका। और जो ईएनटी है और गायनी है और फिजिशियन है, उनका हमने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो होता है उनकी टेम्प्रेरी व्यवस्था वहाँ से की जाएगी। अगर कोई प्राइवेट में कोई भी इच्छुक हो, पीलीभीत में हो, रुद्रपुर में हो, खटीमा में हो, जो भी 2-3 घंटे सरकारी हॉस्पिटल टनकपुर में देना चाहते हैं, मेरी आप लोगों के माध्यम से भी अपील है कि वो यहाँ पे सेवा दे सकते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उनको पेमेंट की जाएगी माइनिंग फंड से। जिसमें टनकपुर की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी डॉक्टर, चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब और रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इसमें जो यहाँ की कंडीशन है, काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, बट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है उनको दूर करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन, उनको हम ज़िले से ही प्रबंध करेंगे उनका। और यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई की खबरें तो अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी बुलडोजर खूब गरज रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की है। तो प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम कोटद्वार के अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई जारी है। कई व्यापारियों ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण किया था, जिन पर कार्रवाई करके उन्हें हटा दिया गया है। साथ ही बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है ताकि अतिक्रमण पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो सके। इस दौरान नेशनल हाईवे 534 बद्रीनाथ मार्ग पर पीएनबी बैंक से लेकर लाल बत्ती तक बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बात हल्द्वानी की भी कर लेते हैं। हल्द्वानी में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम किया जा रहा है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जो खुदाई का काम किया जा रहा है वो मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। हल्द्वानी शहर में एचपीसीएल से गैस पाइपलाइन के लिए की जा रही खुदाई कार्य मानकों के तहत नहीं की जा रही है, जिसके चलते नैनीताल के डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले अप्रैल में डीएम ने एचपीसीएल पर नए सड़कों के खुदान पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में नैनीताल के डीएम ने एचपीसीएल और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें डीएम ने हल्द्वानी शहर के अलग अलग जगहों पर करीब 70 किलोमीटर में किए गए खुदान कार्य के जांच के आदेश दिए। यही नहीं, जिन सड़कों में एचपीसीएल से डामरीकरण किया गया है उनकी लैब टेस्टिंग कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। द्वारा लगभग 6 कॉलोनी में यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इन्होंने अभी तक 91 किलोमीटर की लंबाई में जितने 6 कॉलोनीज है उसमें खुदाई और गैस पाइपलाइन ले करने का काम किया है। तो अभी जो सूचना मिली है तो लगभग 75 किलोमीटर के करीब जिन स्थानों पर उन्होंने खुदाई की थी तो उन स्थानों को उन्होंने उस पर काम कर दिया है और गैस पाइपलाइन वगैरह बिछा दी है। तो लगभग 15 किलोमीटर 15.5 किलोमीटर की लंबाई में इन्होंने अभी वहाँ पे काम किया जाना जहाँ पर उन्होंने खुदाई की है। तो आपको याद होगा लगभग मई के महीने में हमने नए निर्माण जो खुदाई होनी थी इनकी प्रस्तावित, उन पर रोक लगा दी थी। तो लगभग 2 महीने हो गए, मई और जून का। तो अभी तक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो इनको यही बोला हम लोगों ने, जब तक आप पूरे जहाँ खुदाई की है उसको रेस्टोर नहीं कर लेंगे तब तक हम आपको नई परमिशन नहीं देंगे। खटीमा में प्रशासन ने सूचना मिलने के बाद एक निर्मित मकान को, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, उस मकान को गिरा दिया था, जिसके बाद अब महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि प्रशासन को गलत सूचना दी गई थी, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। महिला ने इंसाफ की गुहार भी लगाई है। निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चला था, जिस पर महिलाएं आक्रोश जताती हुई नजर आई हैं। तो उधम सिंह नगर में खटीमा के गांव खेलड़िया की रहने वाली पुष्पा देवी ने बीते दिन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई है। बता दें कि महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि
पड़ोस के ही कुछ लोगों ने प्रशासन को गलत सूचना देकर उसकी जमीन में कराए जा रहे निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से तोड़वा दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पीड़ित परिवार ने निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से तोड़ दिया था, जिस पर आक्रोशित महिला और उसके परिजनों ने पड़ोस के ही खनन अधिकारी पर मकान तुड़वाने का आरोप लगाया था। ज्ञापन के मुताबिक पीड़ित महिला का पड़ोसियों से खेत के मेड़ पर विवाद था, जिसका निपटारा करके पिलर लगा दिया गया था। इसके बावजूद भी खनन अधिकारी के परिजनों ने बीते दिन पिलर को जबरदस्ती उखाड़ दिया और प्रशासन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हाँ, तो हमने एसडीएम साहब के पास आया था अपना वो एप्लीकेशन देने के लिए। हाँ, तो एप्लीकेशन लिख करके दे दिया है, उनको रिसीविंग मिल गया है। देखिए क्या कार्रवाई होता है, क्या नहीं होता है। कल जो हमारे द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसी के विरोध करते हुए कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया गया और चेतावनी दी गई भाई अगर ये ऐसे बदलते गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं देहरादून से आईएएस की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ भी की गई थी और पूछताछ में जब संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए तो फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि विजिलेंस टीम लगातार रामविलास यादव से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद आईएएस को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस दफ्तर आईएएस रामविलास पहुंचे थे। विजिलेंस टीम की लंबी पूछताछ के बाद देर रात आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया है। आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर। वहीं हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन अग्निपथ योजना के विरोध और राहुल गांधी से ईडी के सवाल जवाब के विरोध में किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के साथ राहुल गांधी के खिलाफ ईडी जांच किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीते दिन प्रदर्शन करते हुए कहा कि जहां एक और केंद्र सरकार युवाओं के लिए बेरोजगार करने वाली योजना ला रही है, तो वहीं कांग्रेस के भविष्य राहुल गांधी के खिलाफ भी राजनीतिक द्वेष भावना के चलते ईडी की जांच करवाई जा रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के फैसलों की कड़ी शब्दों में निंदा की है। मोदी सरकार की तानाशाही, हिटलरशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस मांग करता है कि जिस तरीके से देश के युवाओं के खिलाफ जो एक योजना लाई गई अग्निपथ, उसको तत्काल वापस ले जाए और साथ ही साथ देश के सर्वमान्य नेता और भारत के भविष्य माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से ईडी का डंडा दिखाकर उनको डराने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो देश की सर्वमान्य और संवैधानिक संस्था होती थी,
उसको आज भारतीय जनता पार्टी की पुतली के तौर पर हम सब लोग देख रहे हैं। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे के तौर पर काम करती है। जब जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव आए, चाहे लोकसभा के चुनाव आए, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, ईडी तुरंत कांग्रेस के नेताओं के घर में पहुंच जाती है और कांग्रेस के नेताओं को धमकाने का काम करती है, डराने का काम करती है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ, माननीय सोनिया गांधी जी के साथ इस देश के करोड़ करोड़ कार्यकर्ता, इस देश के करोड़ करोड़ भारतवासी उनके साथ जुड़े हुए, उनके साथ खड़े हुए। हम लोग कहना चाहते हैं, ईडी जैसे संस्थाओं के धमकाने और डराने से न राहुल गांधी जी डरने वाले हैं, न सोनिया गांधी जी डरने वाली है, न कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला है। चंपावत में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो नशे के खिलाफ चंपावत पुलिस को फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की एसओजी टीम ने टनकपुर क्षेत्र में एक आरोपी के पास से 4 किलो चरस और 2 पेटी अवैध शराब बरामद की है। एसपी देवेंद्र पींचा के निर्देश पर बीते मंगलवार देर रात वार्ड 5 में पुलिस ने सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने नुक्ता प्रसाद की दुकान पर तलाशी ली, जहां से पुलिस को बड़ी मात्रा में चरस के खेप बरामद हुई है। पुलिस को यहां से 4 किलो चरस और 2 पेटी अवैध शराब बरामद पुलिस ने की है। पुलिस ने चरस और देशी शराब मौके से कब्जे में ले ली, लेकिन आरोपी भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन पुलिस ने पूर्णागिरी मेला क्षेत्र के भैरव मंदिर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, आज हमारे जो सीओ ऑपरेशन है, कल रात को उनके नेतृत्व में ये एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक दुकान है जहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी कि ये कुछ अवैध नशीली चीज़ों का कारोबार करता है। तो उसमें छापा मारा गया। तो जहाँ पर जो मुलजिम है वो तो पुलिस को देख के तुरंत फरार हो गया था। तो दुकान से करीब 4 केजी चरस और 2 पेटी शराब बरामद हुई है। और मुलजिम को भी जब भाग गया उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल मुलजिम को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। चूँकि ये 4 किलो चरस काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पकड़ी गई है, तो हमने जब इसमें डिटेल इंक्वायरी की तो ये बात सामने आई कि ये जो चरस है वो नेपाल के रास्ते से इंडिया में, भारत में स्मगल करके लाई गई थी और यहाँ उसको खपाने की उनकी तैयारी थी। तो चूँकि ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई, जिसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा इसमें जो पूरी टीम को 2500 रुपये के इनाम की घोषणा। इसमें एक अभियुक्त है जो मेन जो दुकान का ओनर है, जो ये काम धंधे में लिप्त था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मामले 17,000 से ज्यादा सामने आए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है, लेकिन जिन लोगों को टीका नहीं लग पाया है उन लोगों के लिए सरकार की ओर से हर घर दस्तक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने हर घर दस्तक का अभियान भी चलाया है, जिसका उद्देश्य कोरोना वैक्सीनेशन से वंचित रह गए लोगों के लिए यह अभियान चलाया गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंता आर्य ने बताया कि जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं, आशाओं बहुओं ने उनका डाटा इकट्ठा किया है। वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को चिन्हित कर उनको वैक्सीनेट करने की बात भी कही गई है। देखिए, जो सरकार के द्वारा जो हर घर दस्तक का अभियान चलाया गया है, कई लोग वंचित लोग थे, कई लोग जो वैक्सीनेशन साइट्स पे नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, या बुजुर्ग थे। बुजुर्गों को हमने पूर्व में भी जो है मोबाइल वैन के माध्यम से लगाया था, परंतु अब घर घर दस्तक में ये है कि हमारे पास एक एग्जैक्टली आशा द्वारा सर्वे का एक हमारे पास डाटा आ गया है कि हमारे इस क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन से वंचित रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग पॉइंट करके वो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन हम घर घर जा करके हमारी एएनएम और आशाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर देखिए, बात की जाए अगर 12+ की, तो 12+ में हमने 85+ हमारा हो गया है। अब इसके साथ ही साथ 15+ वाले जो हमारे डाटा है उसमें भी हमने 75% के आसपास फर्स्ट डोज हमने
तो कोरोना के मामलों में अब बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जिस तरह से देश में मामले 17,000 से ज्यादा सामने आए हैं, ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है। एक ही बचाव है, वो है सावधानी। सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो फिर अपने परिवार का भी ख्याल रख पाएंगे, खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे। जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है जो सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। इसके बावजूद अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, काम के सिलसिले में आपका उन भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना जरूरी है, तो फिर एहतियात बरतना ना भूलें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।